आज ना सुबह उठते ही स्नेहल के लिए टिफ़िन बनाने की जल्दी है, ना ही सलील को नाश्ता दे उनका टिफ़िन भेजना है, ना ही सब कुछ जल्दी जल्दी निपटाकर काम पर पहुंचने की मैराथन में दौड़ना है। आज रविवार जो है, सुबह से ही एक अजीब सी शांति व सुकून का एहसास लिए दिन का श्री गणेश होता है। रोज़ से हटकर रविवार की सुबह की सैर पर चिड़ियों की उदक-फुदक, पौधों पर खिले मौसमी फूलों की रंगत, पेड़ों पर कुछ देर विश्राम करते, फिर झुंड में उड़ते पक्षियों का पंख पसार आकाश की ओर प्रस्थान, तो ठंडी ठंडी हवा के कभी धीमे धीमे तो कभी तेजी से बहते झोंके कितनी आत्मिक शांति व सुख की अनुभूति कराते हैं, यह हमारे सिवा कौन समझ सकता है। सलील को भी रविवार की सुबह देर तक सोने की बजाय इन्हीं सब बातों में आनंद आता है। अतः अनेक मुद्दों पर एक मत न होने वाले हम दोनों के दिन की शुरुआत बड़े सामंजस्य से प्रकृति के सानिध्य में होती है। शहर से लौटकर लॉन में साथ बैठ मैंने कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ अखबार का आनंद लिया। फिर सलील बगीचे में माली के साथ लग गए व मैं कलाबाई के साथ घर की सफाई में। फ़ोन की घनघनाहट से ध्यान बटाया व अपने हाथ की लंबी झाड़ू कलाबाई को थमाते मैंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ छोटी माँ थी। सामान्य हालचाल पूछने के बाद सीधा आदेश, स्नेहल को फ़ोन दे। मैंने कहा वह सो रही है, उठते ही बात कराती हूँ। फिर कहा, छोटी माँ, जब हम छोटे थे आप हो या आई, देर से उठो तो चिल्लाती थी, क्या 8-8 बजे तक सोते हो? अब बच्चों को डांटते वक्त कहना पड़ता है, क्या 12-12 बजे तक सोते हो? खैर, स्नेहल की बात और है, हाउस जॉब कर रही है। 1.5 दिन की ड्यूटी के बाद जब घर लौटती है तो थककर चूर रहती है। रात भर पेशेंट्स की देखभाल, फिर गायनी में पोस्टिंग हो तो कभी कभी एक पल भी आराम नसीब नहीं होता। पर यह सब उसने अपनी मर्जी से चुना है। पेशेंट्स का दर्द वो दिल से महसूस करती है। उनकी तकलीफ़ों को सुनाते समय उसकी आंखों की नमी मुझे उसकी भावुकता का एहसास करा ही देती है। कलाबाई के साथ हाथ घर को व्यवस्थित कर रहे थे, पर दिल अतीत में गोते लगा रहा था। छोटी माँ काकी की शादी में मैं मात्र 1.5 साल की थी। तब ऐन वक्त पर बाबा को जॉन्डिस हो गया, अतः मजबूरन आई बाबा का नागपुर शादी में जाना संभव नहीं हुआ था। पर दादा दादी मुझे ले गए थे व लौटते में मैं पूरे रास्ते काकी की गोद में ही सोते आई थी, ऐसा दादी हमेशा बताया करती। काकी की शादी के मात्र 10 माह बाद भैया का जन्म हुआ था। वह आई उसे ही संभालने में लगी रहती, अतः काकी ही मेरे को लाड करती व मेरा पूरा ध्यान रखती। भैया 10 माह का था तब आई को टाइफाइड हुआ। कमजोरी व बीमारी की वजह से आई बेटे को तृप्त करने में अक्षम थी, अतः काकी ने बड़ी सहजता से भैया को आंचल में छुपा बड़ी उदारता से अपनी बेटे का अधिकार उसे दे दिया था। इस आत्मीयता से वो कब काकी से छोटी माँ बन गई पता ही नहीं चला। संयुक्त परिवार में पलते बढ़ते रिश्तों का घेरा भी बढ़ता गया। बुआओं की शादियाँ हुई, पर गर्मियों की छुट्टियों में जब वो अपने बच्चों के साथ मायके आती, तब घर में कितने लोग हैं, किसका बच्चा कहाँ खेल रहा है, कौन नहाया व कौन नहीं, सबका हिसाब लगाना मुश्किल होता। दादी के नेतृत्व में आई छोटी माँ, बुआएं व सब मिलकर काम निपटाती। पहले बच्चों की, फिर दादाजी के साथ बाबा, काका, फूफा की पंगत बैठती, और अंत में जब घर की बहू बेटियां खाना खाने बैठती तो कभी नई सब्जी तो कभी बेसन के बघार लगाती। वह उनकी सौंधी खुशबू से हम में से किसी न किसी को फिर भूख लगती। वह अपनी अपनी आई की थाली में बैठकर फिर खाना शुरू होता। तब रोटी कम पड़ जाए तो छोटी माँ आधे खाने में से उठ गरम गरम फुलके उतारती। खूब घी लगे फुलकों से मिली तृप्ति की अनुभूति फिर कभी नसीब ही नहीं हुई। समय के साथ काकी और 2 बेटियों की माँ बनी। बेटे की कमी न कभी काकी की बातों से छलकी न चेहरे से। काका ने भी सदा अपनी सुंदर सुंदर बेटियों को भरपूर लाड प्यार के साथ उच्च शिक्षा दिलवाई। बुआएं भी जहां उस जमाने में MA, MSc व डॉक्टर बनी थी, नौकरियां कर रही थी, तो हमारी पढ़ाई को
दोयम समझने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। माली के साथ सलील का काम पूर्ण हो गया था। पूछा, नाश्ता तैयार है क्या? अर्थात 10 बज गए। मैंने जल्दी से पोहे बघारे। सलील ने पोहे पर नींबू निचोड़ते पूछा, फ़ोन किसका था? इतने में स्नेहल भी सीढ़ियाँ उतरकर आई। मैंने उसे छोटी माँ से फ़ोन पर बात करने को कहा। वो सलील के साथ गप्पों में उलझ गई। नहा धोकर पूजा में बैठी तो यादों का कारवां फिर साथ हो लिया। 9वीं कक्षा में विषय कौन से लेने हैं? कौन सी फ्रॉक कब अच्छी लगेगी? सलवार सूट खरीदूं या बेल बॉटम सिलवाऊं की दुविधा हो, या सत्ता में इस साल कौन सी पार्टी जीतेगी का मुद्दा। किसी पिक्चर की कहानी किस मूल कथा पर आधारित है, या किसी मूवी का डायरेक्टर कौन है, किस गीत का गीतकार संगीतकार कौन है, या उसे गाया किसने, इत्यादि सारी जानकारी छोटी माँ को रहती। वह हमारे झगड़ों व बहसों का अंतिम न्याय उन्हीं के द्वारा होता। छोटी माँ शादी के समय एमए संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट थी। वह काका हिंदी में एमए तथा प्रोफेसर। उनके आँखों की कमज़ोर रोशनी की वजह से उनके सारे कामों में छोटी माँ मदद करती। हिंदी के व्याख्यान तैयार करती व उन्हें सुनाती। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के पेपर भी पढ़कर सुनाती। वह काका के बताए अनुसार मार्क्स देती। फिर उन्होंने भी एमए हिंदी में कर लिया। वह मेरिट लिस्ट में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सास ससुर, छोटी छोटी 3 बेटियों व संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने स्कूल की नौकरी भी पकड़ ली। इतना सब करते हुए छोटी माँ सदैव प्रसन्नचित्त व उत्साह से हर किसी की मदद को सदा तैयार दिखती। स्कूल से घर तक की 5 किलोमीटर की दूरी भी रोज तेज गति से पैदल चल तय करती। वह शाम को घर लौटने पर भी थोड़ा सुस्ता कर काका के साथ साहित्यिक सम्मेलनों चर्चाओं में भाग लेने उनका हाथ थामे खुशी खुशी जाती। मुझे लगता जहाँ ईश्वर ने काका से बचपन में लगी किसी चोट की वजह से आंखों की रोशनी धुंधली कर दी थी, जो प्रतिवर्ष और धुंधलाती जा रही थी, वहीं काकी जैसी सशक्त, सहनशील व उदारमान स्त्री का पत्नी के रूप में साथ दे उन्हें उपकृत भी कर दिया था। काका भी कम विद्वान नहीं है। पूरी रामायण उन्हें कंठस्थ है। प्रतिदिन नहाने के बाद रामायण को छूकर बिना देखे अगली 4-6 दोहे व चौपाई गाकर ही उनकी दिनचर्या प्रारंभ होती है। विभिन्न प्रसंगों पर बातों ही बातों में दोहे व चौपाई से उदाहरण दे वो महफिल में जान ला देते हैं। किस्मत ने उनकी आंखों से रंगों की छटा भले ही दूर कर दी हो, वो अपने हाथों से छूकर सबसे पूछकर हर वस्तु की अनुभूति कर ही लेते हैं। फिर वह किसी की सुंदर साड़ी हो या गहना, घड़ी हो या घर। मुझे याद है जब हमारा नया घर बन रहा था तो उन्होंने इच्छा प्रकट की, मुझे तेरा घर कैसा बन रहा है देखना है, यह जानते भी कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं उन्हें उनका मन रखने के लिए कार से ले गई। उन्होंने ईंट पत्थरों, मलबे व सरियों के ढेर में से भी हर कमरे में घुसकर, दीवारों को छूकर, खिड़कियों व दरवाजों को टटोलकर हर कमरे की लंबाई चौड़ाई व पूरे घर को समझ लिया। बाद में सबको वर्णन कर चौंका भी दिया। सलील ने आवाज़ लगाई, पेपर वाला आया है, पेमेंट कर दो। मैंने जल्दी जल्दी आरती समाप्त की व पूजा घर से बाहर आ पेपर वाले को पैसे दिए और खाना बनाने किचन में घुसी। कुकर लगाया। सब्जी काटते काटते मन फिर छोटी माँ के पास पहुँच गया। हर सब्जी को अलग अलग तरह से बनाना मैंने छोटी माँ से ही सीखा था। किस सब्जी के छिलके में कौन सा विटामिन है, किस दाल में प्रोटीन अधिक है, ये सब कुछ हमेशा बताती। काका व छोटी माँ जैसा प्रसन्नचित्त, हर चीज में खुशी ढूंढने व स्वयं की इतनी बड़ी कमी का रोना, रोते बैठने की जगह जिंदगी का हर पल सार्थक करने वाला जोरा बिरला ही होता है। उस जमाने में जब बेटे का होना कुछ अधिक ही महत्व रखता था, बेटा न होने का अंशमात्र भी गम दिल में न रखते हुए उन्होंने बेटियों की लाड प्यार से परवरिश करते हुए उन्हें उच्च शिक्षा दिलवाई। बेटियों की शादी के वक्त भी जहाँ प्रायः घरों में चिंता व तनाव होता है, काका हंसकर कहते, अरे बेटी के पिता के सामने तो सारे ऑप्शन खुले होते हैं, वह चाहे तो राष्ट्रपति से भी बेटी के रिश्ते की बात चला सकता है, और जब जोड़े ईश्वर ही तय करता है तो हमें चिंता करने की जरूरत ही क्या। और हुआ भी वही। सुंदर, उच्च शिक्षित व संस्कारों से भरपूर होने से तीनों को एक से बढ़कर एक घर वर मिला। वह उस पर सौभाग्य की तीनों जवाई बेटों सा व्यवहार कर उनके
आड़े वक्त दौरे चले आते हैं। पिछले वर्ष ही बड़ी बेटी ने छुट्टी लेकर 1 माह में उनका घर रिनोवेट करवाया। वह तब तक शहर में ही ब्याही छोटी बेटी ने उन्हें अपने घर में रखा। इस साल छोटी माँ की 75वीं सालगिरह व उनकी शादी की 91वीं सालगिरह का जश्न तीनों बेटियों ने मिलकर होटल में पार्टी रखकर मनाया। सारे रिश्तेदारों व दोस्तों को बुलाकर स्लाइड शो के जरिए पुरानी यादें ताज़ा की। स्नेहल के जन्म के समय भी छोटी माँ ने आई को घर का कामकाज देखने की सलाह देते हुए स्वयं 5 रातें मेरे साथ अस्पताल में गुजारी। जीवन में एक नहीं, हजारों मौके ऐसे आए जब छोटी माँ ने अपने रिश्तेदारों की मदद की, स्वयं तकलीफ सहन कर दूसरों के लिए सदा स्वयं को प्रस्तुत किया। जायदाद का बंटवारा हो या जिम्मेदारियों का वहन, उन्होंने सदा बड़प्पन व उदारता दिखाई व निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य निभाए। समय के क्रूर हाथों ने जब आई व बाबा को मुझसे मात्र 6 माह के अंतराल से छीन लिया तो उन्हीं की गोद ने मुझे आसरा दिया। घर में कोई परेशानी हो, कोई कसमकस हो, बड़ी स्पष्टवादिता के साथ वो अपना मत मांगने पर दे देती है। बेटे की शादी का जश्न मनाते समय जब जब मैं आई बाबा के लिए उदास हुई तो उनके व्यक्तित्व, सहारे व सलाह ने आंखों से निकलने वाले आंसुओं को बहने से पहले ही रोक दिया। कुछ समय से छोटी माँ बीमार चल रही है। स्लिप डिस्क व उच्च रक्तचाप की वजह से परेशान है। काका को डायबिटीज है। वह बरसों से छोटी माँ के अनुशासन की वजह से नियंत्रण में है, पर वो कभी कम बोलते हैं तो 6-6 महीने मौन हो जाते हैं, तो कभी कभी इतना अधिक बोलते हैं कि उनका उत्साह विचलित कर देता है। 8 दिन पूर्व ही छोटी माँ से मिली थी तो वो कहने लगी, अक्सर औरतें सुहागन रहने के लिए व्रत करती थी, पर मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि इनकी जिम्मेदारी निभाकर ही मुझे अपने पास बुलाए। मैं पहले नहीं आ पाऊंगी। उनका यह उद्बोधन सुनकर मैं अंदर से हिल गई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए व मैं छोटी माँ के इस रूप के आगे मन ही मन नतमस्तक हो गई थी। स्नेहल को काम करते करते याद दिलाया, छोटी माँ से बात की? सलील ने धीरे से कहा। 15 मिनट पहले ही छोटी माँ ने स्नेहल से बात की है, पर वह तब से ना जाने क्यों अपसेट है। तुम पूछो क्या बात है? कमरे का दरवाजा खोल स्नेहल से पूछा, क्या हुआ? स्नेहल ने नम आंखों को पोंछते हुए बताया कि माँ, छोटी माँ कह रही थी तेरे कॉलेज में पूछकर बताना कि देहदान करने के लिए कौन से फॉर्म भरने होते हैं। मैं व तेरे काका आजोबा अपना अपना देहदान करना चाहते हैं। यह भी पूछना कि हम शरीर का हर अंग व स्किन भी दान देना चाहते हैं, उसके लिए क्या कार्रवाई करनी होगी। तू ही पूरी कार्रवाई के बारे में पता लगाना, वह सब तुझे ही करना पड़ेगा। और हाँ, नेत्रदान मेरा तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, उसके फॉर्म्स भी तुझे दे दूंगी, संभाल कर रखना। हमारे जाने के बाद हो सकता है किसी को उस वक्त यह सब करने का ध्यान न रहे, पर डॉक्टर होने के नाते मैं यह जिम्मेदारी तुझे सौंप रही हूँ और मुझे विश्वास है कि तू यह काम बड़ी जिम्मेदारी से करेगी, क्योंकि इसकी अहमियत तुझसे अच्छी तरह कौन समझ सकता है। इस काम को कल ही करना। फिर उन्होंने पूछा, आज तेरी आई क्या बना रही है? कुछ अच्छा खाने का बड़ा मन है, स्नेहल कह रही थी। आई, आज समझी हूँ कि तुम सब छोटी माँ का इतना आदर क्यों करते हो। वो कह रही थी कि मुझे वह लकड़ियों के बीच रखकर खुद के शरीर को राख बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही जाने के बाद फालतू के रीति रिवाजों में अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को यूं खर्च करना। सभी संपन्न हैं, पर उन संस्कारों में लगने वाले पैसे से किसी गरीब की बेटी का ब्याह कर देना या किसी की बेटी की शिक्षा का खर्च उठाना। मैं एफडी तेरे नाम कर रही हूँ। अपनी नम आंखों को पोंछने की बारी मेरी थी, पर मैंने खुद से कहा शाम को दही बड़े लेकर छोटी माँ के यहाँ जाऊंगी।